अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी कब्र की सरगोशी दूसरा हिस्सा। उस रात हमशक्ल नाग देर तक केटी का इंतजार करता रहा मगर केटी ना आई। दूसरे दिन केटी दरबार में और शाही महल में भी हमशक्ल नाग को कहीं दिखाई ना दी। अब तो उसे तशवीश हुई कि केटी कहाँ चली गई है। कहीं नकली मलका ने उसे कत्ल तो नहीं करवा दिया। हमशक्ल नाग के दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। वो नकली मलका से पूछ भी नहीं सकता था। उसे ख्याल आया कि शाही महल के पुराने दरख्त में कस्तूरी नागिन की मूर्ति को चलकर देखना चाहिए कि कहीं वो भी तो गुम नहीं हो गई। एक रात हमशक्ल नाग किसी न किसी तरह स्यालिबादा ओढ़कर महल के पिछले दरवाजे से निकलकर शाही बाग के पिछवाड़े दरख्त के पास आ गया। उसने तने में जाकर देखा, ऊपर दरख्त की खो के अंदर एक जगह कस्तूरी नागिन की मूर्ति उसी तरह पड़ी थी। हमशक्ल नाग को तसल्ली हो गई कि केटी के साथ ये मूर्ति गायब नहीं हुई। जब वो वापस जाने लगा तो उसको ख्याल आया कि अब जबकि वो अपने कमरे से निकल आया है तो क्यों ना केटी के कमरे में देखता जाए कि वो वहां है कि नहीं। हमशक्ल नाग महल की दीवार के साथ लगकर चलता हुआ केटी के कमरे के बाहर आ गया। कमरे का दरवाजा बंद था। हमशक्ल नाग ने दरवाजा खोल दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। केटी वहां पर नहीं थी। वह समझ गया कि या तो केटी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है और या फिर नकली मलका ने उसे कहीं गुम कर दिया है। ये हमशक्ल नाग को मालूम था कि यह नकली मलका केटी को कत्ल नहीं कर सकती। उसको ख्याल आ गया कि केटी ने कहा था कि वो गायब कर देने वाली सुलेमानी टोपी अपने बिस्तर के नीचे रखती है। हमशक्ल नाग ने जल्दी से केटी का बिस्तर उठाकर देखा। सुलेमानी टोपी वहां पर नहीं थी। इसका मतलब था कि जब उसे अगवा या गायब किया गया तो वो सुलेमानी टोपी पहने हुए थी। जाहिर है केटी गैबी हालत में थी। ऐसी हालत में उसे वही शख्स देख सकता था जो तिलिस्म जानता हो। और सिर्फ नकली मलका चौपट खेलते खेलते रुक गई थी। फिर केटी ने भी उसे आकर कान में सरगोशी करके बताया था कि मलका बावर्ची खाने में नहीं गई बल्कि ऊपर छत पर रोशनदान से लगी नीचे देख रही है। इससे यही नतीजा निकाला जा सकता था कि नकली मलका ने केटी को पत्थर की मूर्ति बनाकर कहीं किसी ऐसी जगह फेंक दिया है कि जहां से शायद वो कभी बाहर न निकल सकेगी। हमशक्ल नाग केटी के लिए परेशान हो गया। वो उसके कमरे से निकलकर उदास उदास अपने शाही कमरे में वापस आ गया और पलंग पर लेटकर केटी के बारे में गौर करने लगा कि उसे नकली मलका ने अगर किसी ऐसी जगह फेंका है जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकती तो वो जगह कौन सी हो सकती है। उसको शाही महल के खुफिया तहखानों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। नकली मलका नागिन ने हमशक्ल नाग को कभी ऐसी जगहों के बारे में नहीं बताया था। उसके दिल में यह ख्याल भी आया कि उसके पास मंत्र मौजूद है, क्यों ना वो कस्तूरी नागिन की मूर्ति पर मंत्र फूंक कर उसे इंसानी शक्ल में वापस ले आए और उससे मशवरा करे। फिर ये सोचकर उसने इस इरादे को तर्क कर दिया कि कहीं कस्तूरी नागिन की मुसीबत भी उसे ना पड़ जाए। कहीं नकली मलका कस्तूरी नागिन को भी हलाक ना कर डाले। अगर केटी उसके साथ होती तो वो दोनों कस्तूरी नागिन के साथ मिलकर नकली मलका के खिलाफ लड़ाई कर सकते थे। कस्तूरी नागिन अगर जिंदा हो गई तो वो भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो जाए। यही कुछ सोचते सोचते हमशक्ल नाग सो गया। पूरे चांद की रात आ गई। अब नकली मलका को अपने महकूम सैयारे के दौरे पर जाना था, जहां वो सैयारे पर जाकर दरबार लगाती और अपनी महकूम रियाया के मसले मसाइल सुनती थी। हमशक्ल नाग ने सोचा कि वो नकली मलका के साथ दौरे पर नहीं जाएगा। चुनाचे जब नकली मलका के दूसरे सैयारे पर जाने का वक्त आया तो हमशक्ल नाग बीमार पड़ गया। उसने जानबूझकर बीमारी का बहाना बना लिया था। वो चाहता था कि जब नकली मलका वहां ना हो तो वो सारे महल की एक बार तलाशी ले और केटी को तलाश करने की कोशिश करे। नकली मलका ने हमशक्ल नाग का बहुत इलाज कराया, मगर जब इंसान को कोई बीमारी ही ना हो तो इलाज क्या होगा। हमशक्ल नाग यही शिकायत करता कि उसको बड़े सख्त चक्कर आ रही हैं और वो चल फिर नहीं सकता। नकली मलका का दौरा भी बड़ा जरूरी था। दूसरे सैयारे के लोग उसकी राह देख रहे थे। वैसे भी उन पर अपना रोब कायम रखने के लिए महीने में एक बार ये दौरा बड़ा जरूरी होता था। नकली मलका के दिल में अगर कोई शुबा पैदा हो जाता तो वो हमशक्ल नाग को जबरदस्ती अपने तख्त पर बिठाकर ले जाती और ये कहती कि तुम बेशक तख्त पर लेटे रहना और आराम करना। मगर इत्तफाक से उसके दिल में कोई भी शक पैदा ना हुआ। शक पैदा हो भी नहीं सकता था। केटी को तो मूर्ति बनाकर उसने सुरंग की दलदल में फेंक दिया था। चुनाचे मलका अकेली ही दौरे पर रवाना हो गई। हमशक्ल नाग जानता था कि नकली मलका 3 दिन से पहले वापस नहीं आएगी। अब वो अकेला था और आज़ादी से केटी की तलाश का काम शुरू कर सकता था। सबसे पहले उसने महल के आसपास वाले मैदानों और वीरान इलाकों में खोज लगाने की कोशिश की। इसके बाद महल में आ गया। शाही महल का उसने एक एक कमरा अच्छी तरह से देख लिया। उसे ख्याल आया कि नकली मलका ने केटी को अगर पत्थर की मूर्ति में तब्दील किया है तो जरूर किसी ऐसी जगह फेंका होगा जो खुफिया होगी।
हमशक्ल नाग को सिर्फ एक ही खुफिया रास्ते का इल्म था, जो उनकी शाही ख्वाबगाह से महल के बाहर एक जंगल को जाता था। हमशक्ल नाग ने यह खुफिया रास्ता अच्छी तरह से देखा। यहाँ उसे किसी जगह भी कोई मूर्ति पड़ी हुई नजर न आई। उसने सोचा कि महल की किसी दूसरी खुफिया जगह का पता शाही महल की किसी पुरानी कनीज से मालूम करना चाहिए। हमशक्ल नाग की एक बूढ़ी खादमा थी जो उसके लिए खाना तैयार करती थी। उसने उस बूढ़ी खादमा को बुलाकर बातों ही बातों में पूछा, ये बताओ, अगर कोई दुश्मन हम पर हमला कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कोई खुफिया जगह ऐसी नहीं रखी गई कि जहां दुश्मन से बचकर छुपा जा सके? बूढ़ी कनीज ने कहा, नाग देवता, यहाँ तो सिर्फ एक ही खुफिया रास्ता है जो मलका की ख्वाबगाह के महल से बाहर जंगल में जाता है। इसके अलावा मुझे किसी रास्ते का पता नहीं। हमशक्ल नाग ने महल के कई पुराने नौकरों से भी पूछगिछ की, मगर वो कामयाब न हो सका। उधर नकली मलका के वापस आने में एक रोज बाकी रह गया था। हमशक्ल नाग को यह भी एहसास था कि अगर मलका वापस आ गई तो वो इतनी आज़ादी से केटी की तलाश जारी नहीं रख सकेगा। वो एक रोज शाम के वक्त अपने महल की बालकनी में परेशान खड़ा था कि उसे आवाज सुनाई दी। ये किसी के कदमों की चाप थी। हमशक्ल नाग ने झुक कर देखा। शाम के अंधेरे में एक इंसानी साया स्याह लिबादे में लिपटा बाग के दरख्तों में से गुजर रहा था। उसने कांधे पर एक बोरी डाल रखी थी। हमशक्ल नाग को ताज्जुब हुआ कि ये कौन शख्स है और किस चीज को उठाए कहाँ जा रहा है। हमशक्ल नाग ने फौरन नीचे उतरकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इंसानी साया महल के बाग के वीरान हिस्से में आकर एक पुराने दरख्त के नीचे रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। हमशक्ल नाग जल्दी से एक तरफ हो गया। अब इंसानी साया दरख्त के पास झाड़ियों को हटाकर एक तंग रास्ते में दाखिल हो गया। थोड़ा सा फासला रखकर हमशक्ल नाग भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये एक सुरंग थी जिसमें अंधेरा छाया था। हमशक्ल नाग ने सोचा कि इस तरह पीछे चलने से उसका पता चल जाएगा। उसमें इतनी ताकत थी कि वो इंसान से सांप बन सके, क्योंकि वो पहले सांप ही था और उसे नाग के हमशक्ल का रूप दिया गया था। हमशक्ल नाग ने फौरन सांप की शक्ल बदली। अब वो बेफिक्र होकर इंसानी साया का ताकुब करने लगा। इंसानी साया सुरंग में काफी आगे जाकर एक जगह रुक गया। हमशक्ल नाग सांप की शक्ल में सुरंग की दीवार पर चढ़ गया। अंधेरा होने की वजह से वह नजर नहीं आ सकता था, मगर हमशक्ल नाग इंसानी साया को देख रहा था। सांप अंधेरे में देख लेते हैं। यहाँ सुरंग एक तरफ घूम गई थी। ये वही खुफिया सुरंग थी जिसकी दलदल में नकली मलका ने केटी की मूर्ति को फेंका था। इंसानी साया सुरंग के साथ घूम गया। आगे वो गड्ढा आ गया जिसमें दलदल ऊपर नीचे हो रही थी और उसमें से सांस लेने की आवाज आ रही थी। इंसानी साय ने कंधे पर उठाई हुई बोरी नीचे रख दी। अब उसने चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो हमशक्ल नाग ने उसे पहचान लिया। वह फौज का सिपा सालार था। हमशक्ल नाग हैरान हुआ कि ये यहाँ क्या करने आया है। सिपा सालार ने बोरी को खोल दिया। बोरी में एक खूबसूरत लड़की बंद थी जो या तो मर चुकी थी या बेहोश थी। सिपा सालार ने लड़की को रस्सियों से बांधा हुआ था। वो उसको दलदल में फेंकने वाला था। हमशक्ल नाग ये जुल्म ना देख सका। उसने महसूस किया कि लड़की ने आहिस्ता से आवाज निकाली थी। इसका मतलब था कि लड़की जिंदा थी। हमशक्ल नाग तेजी से दीवार से उतरा और उसने एक फुंकार मारी। वो चाहता था कि सिपा सालार डरकर भाग जाए, मगर सिपा सालार ने अंधेरे में एक सांप को देख लिया था। उसने कमर से लगा हुआ खंजर निकाल लिया और पूरी ताकत से सांप पर फेंका। हमशक्ल नाग अगर तेजी से एक तरफ ना हट जाता तो खंजर ने उसकी गर्दन उड़ा दी होती। हमशक्ल नाग को सख्त गुस्सा आया। अब उसे अपनी जान का बचाव भी करना था, क्योंकि सिपा सालार ने अपना वार खाली देखकर जेब से दूसरा खंजर निकाल लिया था। हमशक्ल नाग अंधेरे में तेजी से सिपा सालार के पीछे आ गया और एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी पिंडली पर डस दिया। हमशक्ल नाग अगरचे नाग देवता नहीं था, मगर वो भी पुराना सांप था और उसके जहर का कोई इलाज नहीं था। जो ही उसका जहर सिपा सालार के जिस्म में गया, उसकी टांगे और बाजू जोर जोर से कांपने लगे और फिर वह धड़ाम से दलदल में गिर पड़ा। दलदल ने फौरन उसे निगलना शुरू कर दिया और हमशक्ल नाग के देखते देखते सिपा सालार दलदल में गायब हो चुका था। हमशक्ल नाग ने फौरन इंसानी शक्ल इख्तियार की और लड़की को उठाकर सुरंग से बाहर ताज़ा हवा में ले आया। ये इलाका सुनसान था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। हमशक्ल नाग ने लड़की को जमीन पर लिटा दिया और उसके हाथों को मलने लगा। लड़की नौजवान और बेहद खूबसूरत और नाजुक थी। उसको होश आ गया। उसने सितारों की हल्की हल्की रोशनी में अपने पास एक अजनबी को देखा तो आजिजी से बोली, मुझ पर रहम करो, मेरी बूढ़ी माँ पर रहम करो, मुझे कत्ल न करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। हमशक्ल नाग के दिल पर लड़की की आबुजारी का बेहद असर हुआ। उसने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बहन घबराओ नहीं, मुझे अपना भाई समझ। जो आदमी तुम्हें कत्ल करने सुरंग में लाया था वो मर चुका है। मैं तुम्हारा बादशाह नाग देवता हूँ। लड़की उठकर बैठ गई। उसने सर झुकाकर हमशक्ल नाग की ताजीम की और कहा, बादशाह सलामत, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमशक्ल नाग बोला, ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ।
हमशक्ल नाग ने लड़की को साथ लिया और रात के अंधेरे में शहर की सड़कों पर से गुजरता लड़की के घर आ गया। लड़की की बूढ़ी माँ अपनी बेटी की जुदाई में आंसू बहा रही थी। सिपा सालार लड़की को वहां से अगवा करके ले गया था और बूढ़ी औरत के हाथ पांव बांध गया था। हमशक्ल नाग ने फौरन बूढ़ी औरत की मशकें खोली और कहा, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ माँ, तुम्हारी बेटी को एक जालिम शख्स से बचा कर ले आया हूँ। मुझे बताओ उस शख्स ने तुम्हारी बच्ची को क्यों अगवा किया था। बूढ़ी औरत ने हमशक्ल नाग के आगे सर झुका दिया और बोली, बादशाह सलामत, ये शख्स तुम्हारी फौज का सिपा सालार था। वो मेरी बेटी से जबरदस्ती ब्याह करना चाहता था, जबकि मेरी बेटी उसे पसंद नहीं करती थी। आज रात वो आया और ये कहकर मेरी बेटी को अगवा करके ले गया कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम हमारी मदद को ना आते तो मेरी बेटी कभी जिंदा घर वापस नहीं आ सकती थी। हमशक्ल नाग ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा दुश्मन अपने इंजाम को पहुंच चुका है। वो सुरंग के अंदर जो दलदल है उसमें गिरा है और दलदल ने उसे निकल लिया। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और बोली, खुदा का शुक्र है, उस दलदल में जो कोई गिरा फिर बाहर नहीं निकल सका। हमने अपने बाप से सुना था कि उस दलदल में बादशाह लोग अपने दुश्मनों को फेंका करते थे। अचानक हमशक्ल नाग को ख्याल आया कि नकली मलका ने भी केटी की मूर्ति को जरूर उसी दलदल में फेंका होगा। उसने बूढ़ी औरत से इजाजत ली और तेज तेज चलता एक बार फिर सुरंग के अंदर दलदल के किनारे आ गया। यहाँ आकर उसने एक दलदली सांप की शक्ल बदली और दलदल में उतर गया। दलदल में रहने वाले सांप को दलदल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। हमशक्ल नाग दलदल के नीचे उसकी तह में आ गया। यहाँ उसे कई लाशों के ढांचे मिले। सिपा सालार की ताजा लाश भी वहां पड़ी थी। हमशक्ल नाग को एक कोने में मूर्ति पड़ी हुई नजर आई। वो दलदल में रिंगता मूर्ति के पास गया और उसे उठाकर बाहर ले आया। इंसानी शक्ल इख्तियार करने के बाद उसने मूर्ति को साफ करके देखा तो वो सचमुच केटी की मूर्ति थी। हमशक्ल नाग उसे लेकर अपने महल में आ गया। वो उसे जिंदा करना चाहता था, मगर मुसीबत यह थी कि नकली मलका ने उसे मंत्र बताकर एक शर्त लगा दी थी। शर्त लगाते वक्त नकली मलका ने कहा था, तुम किसी ऐसी मूर्ति को ही जिंदा कर सकोगे जिसको मूर्ति बने 1 साल गुजर गया हो। अगर तुमने किसी ऐसी इंसानी मूर्ति को जिंदा किया जिसको मूर्ति बने 1 साल से कम अरसा हुआ हो तो वह मूर्ति इंसान की शक्ल में आने के बाद मर जाएगी। अगरचे हमशक्ल नाग को यह ख्याल भी था कि केटी खलाई मखलूक है, हो सकता है वो ना मरे, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं नकली मलका का कहा सच ना हो जाए और केटी वाकई जिंदा होने के बाद मर ना जाए, क्योंकि केटी को मूर्ति बने अभी 1 बरस नहीं गुजरा था। हमशक्ल नाग उलझन में पड़ गया कि वो केटी की मूर्ति को मंत्र पढ़कर जिंदा करे या ना करे। कल नकली मलका वापस आने वाली थी। हमशक्ल नाग को कस्तूरी नागिन की मूर्ति का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए उसे कस्तूरी नागिन को जिंदा करके उससे मशवरा करना चाहिए। हमशक्ल नाग शाही बाग वाले पुराने दरख्त की तरफ चल पड़ा। रात का अंधेरा उसी तरह गहरा था। केटी की मूर्ति हमशक्ल नाग ने अपने लिबादे में छुपा रखी थी। पुराने खोखले दरख्त के तने से हमशक्ल नाग ने कस्तूरी नागिन की मूर्ति को निकाला और अपने साथ लेकर शाही महल के कमरे में आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कस्तूरी नागिन और केटी की मूर्तियों को तपाई पर रख दिया। फिर कस्तूरी नागिन की मूर्ति को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कस्तूरी नागिन की मूर्ति को पत्थर बने 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया था, इसलिए उसके मरने का कोई खतरा नहीं था। हमशक्ल नाग ने मंत्र पढ़कर कस्तूरी नागिन पर फूंका तो मूर्ति में जान पड़ गई। उसके सामने असली कस्तूरी नागिन मलका मौजूद थी। कस्तूरी नागिन ने आंखें खोलकर हमशक्ल नाग की तरफ देखा और बोली, नाग देवता, आखिर तुमने मुझे उस जलील नकली नागिन के जादू से बचा लिया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझ पर जबरदस्त जादू करके पत्थर की मूर्ति बना दिया था और तुमसे जुदा कर दिया था। हमशक्ल नाग ने कहा, कस्तूरी मलका, मैंने बड़ी मुश्किल से मंत्र मालूम किया है जिसकी मदद से तुम फिर से इंसान की शक्ल में आई हो। कस्तूरी नागिन की नजर अभी तक केटी की मूर्ति पर नहीं पड़ी थी। उसने हमशक्ल नाग से पूछा, वो कातिल नकली मलका कहाँ है? मेरे पास ऐसा जादू है कि मैं उसे लूमड़ी बनाकर खला में फेंक दूंगी, जहां ना वो जिंदों में होगी ना मुर्दों में, और सारी उम्र खला में गर्दिश करती रहेगी। फिर अचानक उसकी निगाह केटी की मूर्ति पर पड़ी और हैरानी से बोली, नाग देवता, ये तो मुझे तुम्हारी बहन केटी लगती है। इसको पत्थर की मूर्ति किसने बना दिया? अब हमशक्ल नाग ने कस्तूरी नागिन को सारी कहानी बयान कर दी कि किस तरह केटी एक मुसीबत में फंसकर हमारे सैयारे पर आ गई और मुझे मिली। उसे जब मालूम हुआ कि नकली नागिन ने तुम्हें मूर्ति बनाकर फेंक दिया है तो उसने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तलाश करके दरख्त के तने में रख दिया। हम किसी ऐसे तिलिस्म की खोज में थे कि जिसकी मदद से तुम्हें पत्थर की मूर्ति से इंसान की शक्ल दे सकें। आखिर मैंने बड़ी चालाकी से नकली मलका से यह मंत्र मालूम कर लिया। कस्तूरी नागिन बोली, तुम मुझे तो जिंदा शक्ल में ले आए, लेकिन केटी को जिंदा क्यों नहीं किया? हमशक्ल नाग ने उसे बताया कि नकली मलका ने यह शर्त लगा दी है कि अगर मैंने किसी ऐसी मूर्ति को जिंदा किया जिसको पत्थर बने 1 बरस ना हुआ हो तो वह मूर्ति इंसान बनते ही मर जाएगी। कस्तूरी नागिन ने नफरत से कहका लगाया और बोली, मेरे पास ऐसा तिलिस्म है कि अगर वो पढ़कर फूंक दूं तो केटी इंसानी शक्ल में आने के बाद भी जिंदा रहेगी।
मैं अभी केटी को इंसानी शक्ल में लाती हूँ। कस्तूरी नागिन ने एक जोरदार फुंकार मारी और वह जर्द रंग की नागिन बन गई, जिसके सर पर सुनहरी रंग का छोटा सा ताज था। उसने केटी की मूर्ति की तरफ अपनी लाल लाल आंखों से देखा, फिर मुंह खोलकर फुंकार मारी। उसके मुंह से चिंगारियां निकलकर केटी की मूर्ति पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे केटी फिर से जिंदा हो गई। इसके साथ ही कस्तूरी नागिन ने भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। केटी ने कस्तूरी नागिन और हमशक्ल नाग को देखा तो समझ गई कि हमशक्ल नाग ने उसे जिंदा किया होगा। कस्तूरी नागिन ने केटी की तरफ देखकर कहा, केटी बहन, नाग देवता ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हें इंसानी शक्ल में दोबारा वापस लाई हूँ। हमशक्ल नाग ने भी इशारे से केटी को समझा दिया कि असल मामला क्या है। केटी ने कस्तूरी नागिन और हमशक्ल नाग का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि नकली मलका कहाँ है। हमशक्ल नाग ने बताया कि वह दौरे पर दूसरे सैयारे में गई हुई है और कल सुबह वापस आ जाएगी। इस पर कस्तूरी नागिन कहने लगी, नाग देवता, तुम बादशाह बनकर उसका इस्तकबाल करना और मेरे और केटी के बारे में उसे कुछ ना बताना। अब मैं खुद उसका मुकाबला करूंगी और अपना तख्त उससे वापस ले लूंगी, जो मेरा जायज हक है। रात उन्होंने वहीं कमरे में आराम किया। मुंह अंधेरे कस्तूरी ने केटी को साथ लिया और शाही महल के पुराने दरख्त की खो में आकर छुप गई। कस्तूरी नागिन को नकली मलका के महल में वापस आने का इंतजार था। वह नकली मलका के आने के बाद अपने तिलिस्म का हमला करना चाहती थी। दूसरे दिन नकली मलका अपने सैयारे पर वापस आ गई। शाही महल में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। हमशक्ल नाग बादशाह के शाही लिबास में वहां मौजूद था। नकली मलका ने पूछा कि अब तुम्हारा क्या हाल है। हमशक्ल नाग ने कहा, बिल्कुल ठीक हूं। नकली मलका ने कहा, मैं थकी हुई हूं, कुछ देर आराम करूंगी, और वह अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक संदूकची में से शीशे का गोला निकालकर अपने सामने रखा। एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंका और आंखें बंद करके बोली, मुझे बताओ, मेरी दुश्मन केटी की मूर्ति दलदल में पड़ी है या नहीं। नकली मलका असल में अपनी तसल्ली करना चाहती थी कि उसकी दुश्मन औरत दलदल में ही है और किसी तरीके या किसी तिलिस्म से बाहर तो नहीं आ गई। ये जुमला बोलकर नकली मलका ने आंखें खोल दी। अब उसके सामने शीशे के ग्लोब पर दलदल के गड्ढे की तस्वीर थी। ये तस्वीर ऐसी थी कि जैसे एक्सरे होता है। गड्ढे में पड़ी हुई एक एक शय नकली मलका को साफ नजर आ रही थी। उसने देखा कि दलदल के गड्ढे में कितनी ही इंसानी लाशों के पिंजर पड़े हैं, मगर उनमें केटी की मूर्ति कहीं नहीं है। नकली मलका परेशान हो गई। उसने एक और मंत्र पढ़कर शीशे के गोले पर फूंका और बोली, मुझे बताओ, केटी की मूर्ति कहाँ है। अब शीशे के गोले पर शाही महल के बाग की तस्वीर आ गई और गोले में से अजीब सी फंसी हुई बारीक आवाज निकली, केटी अब मूर्ति की शक्ल में नहीं है, वो इंसानी शक्ल में आ गई है और इसी जगह कहीं मौजूद है। मैं तुम्हें मूर्ति दिखा सकता था, मूर्ति अगर इंसान बन जाए तो उसे नहीं दिखा सकता। नकली मलका बेचैन होकर बोली, क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि केटी को इंसानी शक्ल में कौन लाया था। शीशे के गोले में से एक बारीक आवाज बुलंद हुई, मैं ये मालूम नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मैं तुम्हें जमीन के अंदर की और सैयारों के आसपास की तस्वीरें दिखा सकता हूं, मगर किसी के दिल का राज मालूम नहीं कर सकता। नकली मलका ने शीशे के ग्लोब को संदूकचे में बंद करके रख दिया। वो परेशानी के आलम में कमरे में टहलने लगी। इसका मतलब है कि ये काम नाग देवता ही ने किया होगा। नकली मलका को याद आ गया कि उसके नाग देवता यानी हमशक्ल नाग ने उसे किसी पत्थर की मूर्ति को इंसान बनाने का मंत्र मालूम किया था। नकली मलका को बादशाह नाग देवता पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर वो सबसे ज्यादा ये मालूम करने के लिए बेताब थी कि केटी इंसानी शक्ल में आ जाने के बाद कहां पर छुपी हुई है। ये औरत उसकी दुश्मन थी और नकली मलका उससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहती थी। उसे ये भी मालूम था कि केटी के पास कोई ऐसा तिलिस्म है जिसकी मदद से वो गायब हो जाती है। उस वक्त नकली मलका को केटी के जिस्म से निकलने वाली हरारत की लहरें महसूस नहीं हो रही थीं, जिसका मतलब ये था कि केटी गैबी हालत में वहां पर मौजूद नहीं है। नकली मलका ने कई तिलिस्म किए, मगर वो ये मालूम न कर सकी कि केटी कहाँ छुपी हुई है। उसे क्या मालूम था कि केटी के साथ अब उसकी दुश्मन कस्तूरी नागिन भी जिंदा होकर उसे इंतकाम लेने की तैयारियां कर रही है। नकली मलका को शीशे के गोले ने शाही महल के जिस बाग की तस्वीर दिखाकर कहा था कि केटी इंसानी शक्ल में यहाँ किसी जगह छुपी हुई है, तो वो बाग महल के पिछवाड़े में ही था। नकली मलका उसी वक्त कमरे से निकलकर साथ वाले बाग में आ गई। उसने एक झाड़ी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे वहां कुछ भी न मिला। दूसरी तरफ कस्तूरी नागिन और केटी तने के खो में छुपी बैठी थीं। अचानक उन्हें बाहर खुश्क घास पर इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो चौकन्नी हो गईं। कस्तूरी नागिन ने केटी की तरफ देखकर अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर कस्तूरी नागिन ने तेजी से एक छोटे सबज रंग के सांप की शक्ल बदली और दरख्त की खो से बाहर घास में निकल आई। उसका रंग घास की तरह का था, इसलिए नजर नहीं आ सकती थी। कस्तूरी नागिन ने बहुत जल्द नकली मलका को देख लिया।
वो नकली मलका को अच्छी तरह से पहचानती थी। ये उसकी दुश्मन थी। उसी ने उसे अपने तिलिस्म के जोर से पत्थर की मूर्ति बनाकर फेंक दिया था। कस्तूरी नागिन उसे डसकर हलाक नहीं कर सकती थी, क्योंकि नकली नागिन भी एक नागिन थी और उस पर जहर का कोई असर नहीं होता था। और फिर नकली नागिन जादूगरनी भी थी। कस्तूरी नागिन एक तरफ घास में छुपकर उसे तकती रही। नकली नागिन केटी को बराबर तलाश कर रही थी। इत्तफाक से वो दरख्त के पास नहीं आई थी। एक बार उसने दरख्त की तरफ देखा, मगर ये सोचकर वापस पलट गई कि दरख्त में कोई इंसान कैसे दाखिल हो सकता है। दरख्त की शाखों को उसने देख लिया था कि वहां कोई नहीं है। नकली नागिन वापस चली गई। उसके वापस जाने के बाद कस्तूरी नागिन भी केटी के पास आ गई और इंसानी शक्ल इख्तियार करके बोली, नकली नागिन शायद तुम्हारी तलाश में आई थी। उसे किसी तरीके से पता चल गया है कि तुम जिंदा हो और इसी जगह कहीं छुपी हुई हो। केटी ने कहा, मगर वो तुम्हारी तलाश में भी तो आ सकती है। कस्तूरी नागिन बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ और नकली मलका से ज्यादा बड़ी जादूगरनी हूँ। वो मेरे ठिकाने का पता नहीं लगा सकती। मैं सिर्फ उसके एक तिलिस्म से डरती हूँ कि वो एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे इंसान से पत्थर बना सकती है। मुझे अब इसका तोड़ करना होगा। केटी कहने लगी, नकली मलका आ गई है, अब तुम उसके खिलाफ क्या कदम उठाओगी? कस्तूरी नागिन ने कहा, तुम इसी जगह छुपकर बैठी रहो। मैं उससे इंतकाम लेने जा रही हूँ। अगर मैं शाम तक वापस ना आई तो समझ लेना कि मैं हार गई हूँ और नकली मलका जीत गई है। फिर तुम अपना बचाव खुद कर लेना। इस बात से बेफिक्र रहो, मैं अगर मर भी गई तो नकली मलका को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। इतना कहकर कस्तूरी नागिन ने फुंकार मारकर सांप की शक्ल बदली और दरख्त के तने से निकलकर बाहर वीरान बाग में आ गई।